निर्मला सीतारमण और मोदी सरकार कहती है कि हम बैंकों के असेट्स निजी हाथों में बेच देंगे और उसमें आईडीबीआई बैंक सितंबर 2025 में बेचने के लिए तैयार है। हमारे देश के आज के जमाने में जो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो आईसीसी हो, चाहे एचडीएफसी हो, चाहे यस बैंक हो या कोटक बैंक हो, ये अपने ताकत पर खड़े नहीं है। ये तो कभी लुढ़क जाते। 8 लाख बैंक कर्मी रिटायर्ड और 7 लाख बैंक कर्मी जो अंदर है, इन सब लोगों को मिलकर यह सोचना पड़ेगा कि सबको पेंशन होनी चाहिए, सबको ये बेसिक पेंशन अपडेट करना होगा। नमस्कार, मैं फिर से एक बार एक दूसरा वीडियो लेके आपके सामने आ गया हूँ। 8 दशकों की इस बड़ी उम्र में, जो देश के लिए भी बहुत बड़ी लंबी उम्र होती है, इंडिविजुअल की भी लंबी उम्र होती है। ऑल इंडिया बैंक के एम्प्लॉयज ने 80 साल की इस उम्र में पहले 5 दशकों में एक बुनियादी काम किया है। लिबरलाइजेशन का दौर आने के बाद एआईबी का रोल बहुत अच्छे ढंग से देश की अर्थव्यवस्था को और देश की बैंकिंग नेशनलाइजेशन सेक्टर को संवारने में गया है। इसको भली भांति सबको याद रखना पड़ेगा और इसके लिए जो कुर्बानी दी गई है, उसके लिए एक स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान जो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के जरिए साथ में रह के काम किया है, उसके लिए मैं समझता हूँ इस देश में कोई पैरेलल नहीं है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि बैंकों को डूबते हुए बचाना ये सरकार का भी काम है और बैंकों की यूनियंस का भी काम है। ये एक बेहतरीन ढंग से हमने देखा है। वो 1993 से लेके 1998 तक, उस वक्त एक जमाना ऐसे भी आया था कि वर्मा कमेटी ने एक रिकमेंडेशन किया था कि नहीं, ये जो 3 बैंक है, जो दक्षिण का एक बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक हो या यहाँ पर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक हो जो कलकत्ता बेस्ड थे, इनको लिक्विडेट कर दिया जाए। इनको लिक्विडेट करने की जो एक सिफारिश जो वर्मा कमेटी ने की थी, ये एक नरसिम्हन कमेटी का ही हिस्सा था। और बैंकों का लिक्विडेशन मतलब 1.5 लाख लोगों की नौकरियां खत्म और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन लिक्विडेशन क्यों? बैंकों की हालत खराब है तो सुधारने के लिए सरकार ने कुछ करना चाहिए। ऐसे वक्त लिक्विडेशन का जो मामला था, उसको बहुत अच्छी ढंग से ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने बहुत बड़े पैमाने पे एक वहां पे जंग छेड़ी गई। सरकार ने भी आखिर में बात मान ली और एक एमओयू तय हुआ कि इन 3 बैंकों को कैसे बचाया जाए और आखिर में वो लिक्विडेशन के दौर में जाने वाले बैंक वो से हो गए। आज वो तीनों बैंक, चाहे वो यूको बैंक हो या इंडियन बैंक हो, इंडियन ओवरसीज बैंक हो, ये 2 बेहतरीन बैंक्स आज उभर कर आ गए हैं। इसमें से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये मोदी गवर्नमेंट के दौरान जो सेकेंड स्टेज था 2019 के बाद, ये पंजाब नेशनल बैंक में इसका कंसोलिडेशन हुआ, विलीन हुआ। वो मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हम उस तरफ आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि ऑल इंडिया बैंक के एसोसिएशन ने वो 3 बड़े बैंकों को उस वक्त बचाया, इसलिए एआईबी की लीडरशिप में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस बन गया। और जो पेंशन की बात मैं कर रहा था, उस पेंशन का जो मामला था, उस पेंशन के मामले में 93 के एग्रीमेंट के वक्त जो लोग खिलाफ थे वो भी साथ में हो गए। वो कहने लगे कि पेंशन बेहतर योजना है, सुपरएनुएशन बेनिफिट, इसके लिए सभी बैंकों को ये जारी करना चाहिए। जो लोग इससे वंचित है उसको भी मिलना चाहिए। लेकिन इसलिए सेकंड ऑप्शन ऑफ पेंशन, ये बात 98 के बाद उभर कर आई। ज्वाइंट नेगोशिएशन होने लगे वेतन बढ़ोतरी के लिए, ज्वाइंट नेगोशिएशन होने लगे पेंशन के सेकंड ऑप्शन के लिए। और वो दिन आ गया 2010 में, जब 3,30,000 बैंक कर्मियों को सेकंड ऑप्शन मिला। और उसके बाद आरबीआई में भी जहां पर ऑप्शंस नहीं मिले थे उनको भी मिले। और आरबीआई में 2019 के बाद आरबीआई की जो पेंशन है जो 1990 में लागू हुई, जिसके तहत बैंकों में भी ऑन द लाइंस ऑफ आरबीआई पेंशन लागू हुई, लेकिन असल में आरबीआई में अपडेशन ऑफ पेंशन ये 2019 के बाद लागू हुआ। ये सारा मामला जो है आज के तारीख में करीब करीब 93 के बाद 32 साल होने के बाद अभी भी वो बेसिक पेंशन अपडेशन नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी चुनौती बैंक एम्प्लॉय के सर्विस कंडीशन में और 8 लाख रिटायर्स के सामने है। इसको आज हम 20 अप्रैल 2025 में 80वां सालगिरह मनाएंगे। उस सालगिरह के वक्त 8 लाख बैंक कर्मी रिटायर्ड और 7 लाख बैंक कर्मी जो अंदर है, इन सब लोगों को मिलकर यह सोचना पड़ेगा कि सबको पेंशन होनी चाहिए, सबको ये बेसिक पेंशन अपडेट करना होगा। और एनपीएस लेने वाले आज 4 लाख लोग जो 2010 के बाद
बैंकिंग इंडस्ट्री में आए हैं, इन सब लोगों के लिए भी एनपीएस नहीं, हमारी जैसी एक पुरानी पेंशन इन लीव ऑफ 50% प्रोविडेंट फंड ये होनी चाहिए और वो इंडेक्स लिंक होनी चाहिए। ये बात आज के जमाने में एक सर्विस कंडीशन के लिए अहम है। इसकी एक बहुत अच्छी लड़ाई और लंबी लड़ाई हमको झेलनी पड़ेगी, जिसमें 8 लाख बैंक रिटायरीज का भी एक बहुत बड़ा रोल है। और वो ऑल इंडिया बैंक रिटायरी फेडरेशन और अन्य जो रिटायरी बैंक फेडरेशन के लोग हैं, मतलब एसोसिएशन होगा या और कोई है 3-4 संगठन है, सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। लेकिन बैंक एम्प्लॉयज को, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो, उनको अपनी सुपरनेशन जो पेंशन बेनिफिट है उसको अगर बरकरार रखना है तो हर बैंक को नेशनलाइज सेक्टर में रहना पड़ेगा। क्योंकि 1993 में जो सेटलमेंट हुआ उस वक्त 27 नेशनलाइज बैंक थे, 28वां आईडीबीआई था, 9 फॉरेन सेक्टर के बैंक थे, हाँ करीब करीब 18 या 19 प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे। इन सबके लिए पेंशन का सेटलमेंट बना। आज के तारीख में कंसोलिडेशन ऑफ द बैंकिंग सेक्टर होने के बाद, मोदी गवर्नमेंट के तहत जो डिमोनेटाइजेशन के बाद 18-19 के बाद हुआ है, इसके कारण 12 नेशनल बैंक आज के टाइम में है। वो नेशनलाइज है लेकिन उसका नंबर 27 से 12 हुआ। और इस ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन के सामने और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के सामने, वैसे देखा जाए तो अभी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के सामने एक चुनौती है कि हम पूरा बैंकिंग क्षेत्र जो आज 12 बैंकों में है, 13वीं बैंक आईडीबीआई, इसको भारत सरकार का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, उसका कैसे हम प्रोटेक्शन करें, मतलब हम इसका निजीकरण कैसे ना होने दें, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और मैं समझता हूँ ये यूनियंस की चुनौती, चाहे वो यूनाइटेड फोरम की हो चाहे वो एआईबी की हो, वो चुनौती रिटायरीज की भी है, वो चुनौती इस देश के नागरिक की भी है। क्योंकि बैंक नेशनलाइजेशन इस देश के नागरिकों के लिए किया गया, बैंक नेशनलाइजेशन इस देश के डिपॉजिटर के लिए किया गया, बैंक नेशनलाइजेशन इस देश के जो लोन्स लेने वाले हैं, वो किसान हो, आम आदमी हो या उद्योगपति हो, इन सबके लिए देश के भलाई के लिए बैंक नेशनलाइजेशन किया गया था। आज इस बैंक नेशनलाइजेशन के ऊपर खतरे के बादल अगर मंडराते हैं, और वो खतरे के बादल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक की जो सिफारिशें है उसके तहत इस देश पर जो एक एग्रीमेंट के तहत एक एक बोझ बन के आ गया है कि इसको अमल करो तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, इसको अमल करो तो फॉरेन पोर्टफोलियो में हमारी एक इन्वेस्टमेंट आएगी। ये जो डिक्टेशन हो रहा है, उस वक्त हमारे देश की पब्लिक सेक्टर बैंक अगर बरकरार रहते हैं तो देश की इकोनॉमी बरकरार रहेगी। हमारे देश के आज के जमाने में जो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो आईसीसी हो, चाहे एचडीएफसी हो, चाहे यस बैंक हो या कोटक बैंक हो, ये अपने ताकत पर खड़े नहीं है, ये तो कभी लुढ़क जाते। इसको तो आज की सरकार ने इस ढंग से खड़ा किया है, तो इनकी असली ताकत बिल्कुल नहीं है। असली ताकत इस देश की जनता की बचत जो नेशनल बैंकों में है, वो आज भी करीब करीब 225 लाख करोड़ की तादाद में जो जमा पूंजी इस देश की बैंकिंग व्यवस्था में है, उसमें से 70 से लेकर 72% जमा पूंजी राशि बैंकों में है, वो नेशनल बैंकों में है, जो एक देश की धरोहर है। और इस देश की बचत जो नेशनल बैंकों में है, वो इस देश के अर्थव्यवस्था में काम कर रही है, जिसके कारण छोटे लोन्स हो या बड़े लोन्स हो या उद्योगपतियों को लोन्स हो या छोटे उद्योगों को कर्जा हो, इनको कर्जा मिलना बहुत जरूरी है। और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन आज एक मांग कर रही है कि उद्योगों के लिए, छोटे उद्योगों के लिए, छोटे किसानों के लिए सस्ते ब्याज में कर्जा देना चाहिए। उनको अपने पैरों पे खड़े रहने के लिए बैंकों की मदद की बहुत जरूरी है। सिर्फ जनधन खाता खोलना और उनके खाते में कुछ पैसा जमा करना, इससे कुछ नहीं होता। मुद्रा लोन देना और मुद्रा लोन से कुछ रोजगार पैदा होते हैं, ये एक मिथ है। 33 लाख करोड़ मुद्रा लोन में बांटे गए हैं और 55 करोड़ रोजगार पैदा हो गए, ये बात एक झूठी बात है। आज की तारीख में मुद्रा लोन एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुका है। ऐसे वक्त बैंकों की सच्चाई लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। एनपीए वसूल नहीं हो रहे, 16 लाख करोड़, ये 2014 से लेकर 2024 तक 16 लाख करोड़ बड़े पूंजीपतियों के जब राइट ऑफ किए जाते हैं और लोकसभा में इसका ब्यौरा दिया जाता है, मैं कह रहा हूं 16 लाख करोड़ राइट ऑफ करने के बाद आज के तारीख में अगर 12 लाख करोड़ का एनपीए मुझे दिख रहा है, तो ये एनपीए
बैंकों को ले डूबेगा, जनता का भला कैसे होगा? इसके लिए छोटे उद्योग बढ़ने चाहिए, देश का रोजगार बढ़ना चाहिए, किसानों को कर्जा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से देना चाहिए। आज उनके नाम से जो प्रायोरिटी सेक्टर 40% का था, जो बैंक नेशनलाइजेशन का एक अहम मुद्दा था, जो लोकसभा में डिस्कस हुआ था, आज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में बहुत सी ऐसी चीजें आई कि आम आदमी को मिलने वाला कर्जा प्रायोरिटी में आज इस देश के कारपोरेट हजम कर रहे हैं। बम्बई जैसे शहर में अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक कहने लगे कि हम किसानों को लोन देते हैं, तो इससे बड़ा मजा क्या हो सकता है? फॉरेन सेक्टर के बैंक, प्राइवेट सेक्टर के बैंक बंबई में बैठकर अगर किसानों को लोन देने की बात करते हैं और उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हजम करता है। 8 नवंबर 2016 की डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी इस देश का प्राइम मिनिस्टर हमारे देश की अर्थव्यवस्था को खत्म करने के लिए अमल में लाता है, जिसका एक विरोध बैंक के एम्प्लॉइज ने किया है और बैंक के एम्प्लॉइज हैव पेड द प्राइस। देश के हित में बैंक के एम्प्लॉय काम कर रहा है, क्योंकि बैंक का मालिक आखिर में देश की जनता है, कोई एक सरकार नहीं होती। हाँ, सरकार मालिक होता है, लेकिन पार्टी मालिक नहीं हो सकती। इसलिए देश की सरकार बैंकों का मालिक हो, कोई एक पार्टी मालिक नहीं हो सकती। इसलिए बैंक जनता के कब्जे में हो, जनता के लिए काम करे, और जो जनता की बचत है वो जनता के व्यवसाय के लिए, उद्योग के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए और सेहत व्यवस्था, जो हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में वैसे देखा जाए तो किसानों के बारे में बहुत कुछ करना बाकी है। आम वर्कर्स के लिए बहुत कुछ करना बाकी है, जिसके लिए बैंकिंग सेक्टर, नेशनल सेक्टर काम कर सकता है। बैंकों का एक्सपेंशन आज भी 1.5 लाख बैंक ब्रांचेस है। मैं समझता हूँ अगर इस देश में 7 लाख गांव खेड़े हैं तो क्यों न हर गांव में एक नेशनलाइज्ड बैंक हो। लेकिन ये सरकार की नीति नहीं है। सरकार आज नेशनलाइज्ड बैंक भी चलाते हैं, वो तालुका, जिला और बड़े शहरों में, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई। लेकिन टेक्नोलॉजी का फायदा देश के हर नागरिक को हो, ये बैंकों के प्लेटफॉर्म के जरिए करना जरूरी है। सिर्फ खाते खोलना और खातों में पैसा रखना अपने आप नहीं आ सकता है। देश के अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए, देश के अर्थव्यवस्था में फॉरेन पूंजी क्या गंदा रोल खेल रही है और इस देश के कारपोरेट्स के हाथ में बहुत सारे एसेट्स कब्जा कर रहे हैं। और इसलिए 2021 के बाद जो एक नई नीति आ गई, जैसे डीमोनेटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी हो गई, हमको सोचने पर मजबूर है कि एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन खड़ा करने के बाद, एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ये नीति बजट में आने के बाद निर्मला सीतारमण और मोदी सरकार कहती है कि हम बैंकों के एसेट्स निजी हाथों में बेच देंगे और उसमें आईडीबीआई बैंक सितंबर 2025 में बेचने के लिए तैयार है। और ये भारत सरकार की नीति है, जिसका मालिक LIC 49% है और 47% भारत सरकार खुद है। ऐसे वक्त हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसे नीति का नागरिकों के साथ हाथ मिला के इस देश की आईडीबीआई बैंक, ये नेशनलाइज्ड बैंक है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये पब्लिक सेक्टर एसेट्स है, इसको बेचना बंद करो। इसके लिए एक मुहिम छेड़ना जरूरी है। अगर आईडीबीआई बैंक नहीं बची तो 12 बैंक नहीं बचेंगे। 12 बैंकों का भविष्य और 12 बैंकों में काम करने वाले लोगों की नौकरी, और नेशनल बैंकों में और बाकी के बैंकों में जो 8 लाख रिटायर्ड हो गए, इनकी पेंशन, अंदर वालों की सर्विस कंडीशन, अगर ये बैंक निजी बैंक बनते हैं, अगर ये बैंक बेचे जाते हैं, ये सबसे बड़े चैलेंज आज की ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स, इन सबके सामने है, जिसके लिए सिर्फ वो नहीं काम करेंगे, इसके लिए इस देश की जनता भी काम करेगी, इस देश के रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय भी काम करेंगे। ये सोच आज जरूरी है। सिर्फ एक यूनियन आज काम करके नहीं चलेगा और इम्पॉसिबल भी है, क्योंकि देश की सरकार खुद, मालिक खुद जब अपनी संस्था के खिलाफ काम करते हैं तब ये चैलेंजेस बड़े बन के उभर आते हैं। इसलिए सर्विस कंडीशन को बचाना, रोजगार बचाना, नौकरी बचाना और नौकरी बचाते बचाते नए लोगों को बैंकिंग सिस्टम में लाना, और बैंकिंग सिस्टम में जो लाखों करोड़ों पैसा आता है वो देश की बचत जो है वो इस देश के उद्योग में छोटे लोगों के लिए, एसएमईज के लिए, एमएसएमई के लिए उसका इस्तेमाल करने के लिए कोई नीति हो। वो नीति जब इंदिरा गांधी जी के वक्त थी
राजीव गांधी जी के वक्त थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त थी, हाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त भी थी। वो आज यूपी 1 के बाद, यूपी 2 के बाद एनडीए गवर्नमेंट 1, 2, 3 में बैंकों को निजीकरण के रास्ते पे ले जाना, बैंकों की संस्था खत्म करना, इसलिए उन्होंने बैंकों का कंसोलिडेशन पहले किया है और 12 बैंक रह गए 28 बैंक के, अब 12 बैंक बेचने के लिए तैयार बैठ गए। तो इस देश की अर्थनीति का सत्यानाश तय है। हमको देश को बचाना है तो बैंकिंग व्यवस्था को बचाना है, और इसलिए देश के नागरिक, देश के बैंक एम्प्लॉय, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन आज जब 80वां वर्षगांठ मना रहा है, तो हम सबके सामने ये चैलेंजेस है, नई पीढ़ी के सामने ये चैलेंजेस है, जो हमने 50-60 साल से कमाया है देश के लिए, हमारे लिए, वो हमारी धरोहर, देश की धरोहर है। इसलिए एआईबी की जिम्मेदारी, आज के जनरेशन की जिम्मेदारी और भी बढ़ती है। हमको याद करना पड़ेगा कॉमरेड प्रभाकर, कॉमरेड छड्डा, कॉमरेड मेनन, कॉमरेड तारकेश्वर चक्रवर्ती, कॉमरेड संपत, बहुत सारे ऐसे अनगिनत नेता है। हर राज्य में एक बड़े बड़े नेता, कॉमरेड तिवारी है, पोरवाल है, ऐसे कितने नाम ले सकते हैं। तो इन सब के नाम सिर्फ नाम की पूजा करने से कुछ नहीं होगा। इनके विचारों को, इनके स्ट्रगल को ध्यान में रखते हुए आज के जमाने में जो एआई जैसी टेक्नोलॉजी है, जो डिजिटल बैंकिंग की टेक्नोलॉजी है, इसका भी एक अटैक है। हमको यहाँ पे ब्रिक एंड मॉर्टर बैंक भी चाहिए, हमको आज यहाँ पे मॉडर्नाइज बैंक भी चाहिए। हमको टेक्नोलॉजी से कोई ये शिकवा नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी इज फॉर द पीपल। लोगों की बचत टेक्नोलॉजी के जरिए आगे कैसे बढ़ाई जाए, और देश का 142 करोड़ अगर जनता है, तो हमारे पास आज के तारीख में 60%, 65% नागरिकों के अकाउंट्स है। हमारे पास 100% नागरिकों के अकाउंट्स क्यों नहीं, इसके बारे में हमें बैंकों की शाखा है गांव खेड़े तक ले जाना, बैंक बड़ा करना और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं समझता हूँ एआईबी की नई पीढ़ी इन पिछले 80 सालों में जो हमने इस देश को खड़ा करने के लिए इस सोच से काम किया है, उसी सोच से अपनी सर्विस को बढ़ाना ये एक काम है, लेकिन बैंकों को राष्ट्रीयकरण रखना, बरकरार रखना और देश के लिए काम करना, ये सबसे बड़ी बात है। हमारी चुनौती, इस देश को सिर्फ कारपोरेट्स, सारे असेट्स उनके हाथ में जा रहे हैं, तो हमको पब्लिक असेट्स, पब्लिक के हाथ में रहना, देश के हाथ में रहना, इसके लिए काम करना पड़ेगा। इसलिए एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को भी हमें परास्त करना पड़ेगा। हमने डीमोनेटाइजेशन को परास्त किया है, लेकिन देश की अर्थनीति, इसमें सबसे बड़ा रोल पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर स्टील, पब्लिक सेक्टर ऑयल, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस, पब्लिक सेक्टर चाहे वो पानी का हो, हवाई का हो, ये देश के हाथ में होना, ये संविधान के तहत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। इसलिए नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते करते देश की अर्थव्यवस्था का रक्षा करना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो एआईबी ने 1946 में हमें सौंपी है, उस जिम्मेदारी को हमने कुछ हद तक अच्छे ढंग से संभाला है। लेकिन अब वो हमला बहुत जब तेजी से बढ़ता है, तो आज की इस देश की नीति संभालने वाले लोग हैं, हम एआईबी की लीडरशिप से उनका हाथ मजबूत करके एआईबीओ को मजबूत करना, यूनाइटेड फोरम को मजबूत करना, ये हमारी कोशिश जारी रहेगी। देश तभी मजबूत होगा जब सही नीति पे वो काम करेगा। आज जब नेशनलाइज बैंकों पर हमला हो रहा है सरकार की तरफ से, इसलिए उस सरकार का मुकाबला करना हमारा कर्तव्य होगा। इस कर्तव्य में हम पीछे नहीं हटेंगे। यही एक उम्मीद लेके कल का दिन जो 20 अप्रैल 2025 है, एआईबीए 100 साल नहीं 200 साल जिए, लेकिन देश को बड़ा करते करते हम बड़े हो सकते हैं, इस उम्मीद के साथ इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए, एआईबीए जुग जुग जियो का नारा लगाते हुए, एआईबीए को रेड सैल्यूट करते हुए, हम तमाम लोग जो इस देश में देश के हित में काम करेंगे, यही हमारा नारा है, यही हमारी चुनौती है। धन्यवाद। हम यहीं पर रुकते हैं। अगले वीडियो में हम फिर एक बार आएंगे हमारी अन्य चुनौतियों के साथ, हमें क्या करना है। धन्यवाद। हम यहीं पे रुकते हैं।